सो हाय गाइस, वेलकम टू द पोएट डॉक्टर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर गायनेकोलॉजी। और जो इसके बारे में डिटेल में जानना चाहता है, काफ़ी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे कि वाई दिस हैपन, और क्यों ऐसा होता है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं, या कौन से रीज़न होते हैं। आप में अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो क्यों देखने को मिल रहा है, तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे और इसके कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ऋषि लखपरी, और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। और पहले ही बता दूं कि आज ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके बाद हम दो सिस्टम वाइज जाएंगे। एक होगा आपका नर्सिंग का कोर्स होगा, और एक होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। दोनों ही अलग अलग कोर्स साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। जो एमबीबीएस के रिलेटेड कंटेंट है वो अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, और जो बाकी जो नर्सिंग के रिलेटेड जो कंटेंट है उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। ये हमारा ब्रीफ था। आज का टॉपिक ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम पढ़ते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस, पीसीओएस उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है कि जिसमें रिप्रोडक्टिव एज में जो वुमन होती है उसमें देखने को मिलता है। प्रिवेलेंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 6 to 20% डिपेंड ऑन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे। डेफिनेशन उसकी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऐसी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है वो हिट्रोजिनस एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि जिसमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिलता है क्रोनिक एन ओव्यूलेशन, कि जिसमें ओवम रिलीज नहीं होगा किसी फीमेल का, जिस वजह से उसकी साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कंटिन्यूस नहीं होगी। इसके अलावा है बायोकेमिकल और क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब उसके हॉर्मोन्स जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खास करके इस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कन्वर्ट होता है एंड्रोजन में, ठीक है। जितना ज़्यादा इस्ट्रोजन होगा वो एंड्रोजन में कन्वर्ट होगा, तो उसका इस वजह से देखने को मिलता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। और फीमेल में मेल लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, या फिर अपने बियर्ड होना उस फीमेल को। इसके अलावा देखने को मिलता है कि पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड। अगर आपको कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस चाहिए तो आप अल्ट्रासाउंड देखेंगे, उस अल्ट्रासाउंड में आपको बहुत सारी छोटी छोटी ओवरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वाला है। और इसके अलावा है, अब आगे बढ़ते हैं, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी कि कॉज देखते हैं, ठीक है। तो इटियोलॉजी क्या कहती है, इटियोलॉजी कहती है कि पीसीओएस इज मल्टी फैक्टर, मतलब पीसीओएस एक वजह से नहीं होता है, उसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स है कोई। इसके अलावा फेमिलियल क्लस्टरिंग है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसमें कि फैमिली में भी होता है, मतलब मदर को होता है, उसके बाद बेटी को होता है, फादर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उससे होता है। फिर पॉलीजेनिक है, मतलब काफ़ी सारी जेनेटिक्स है, मतलब एक से ज़्यादा जीन इनहेरिटेंस हो गया, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई तो होगा, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहता है कि ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और डाइट है। मतलब आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, आपका शरीर बहुत मोटा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ है कि एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़। एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ में मोस्ट कॉमन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे होता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि मेटफॉर्मिन बढ़ जाता है, मेटफॉर्मिन बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है तो आपका वेट बढ़ जाता है, फेट एक्यूमुलेट होता है। उसकी वजह से आपने देखा एनवायरमेंटल फैक्टर में कि ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा है हाइपर इंसुलिनेमिया, इंसुलिन ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से भी हुआ, इंसुलिन काम करना बंद कर गया तो भी हो गया। फिर अल्टर्ड गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन, अल्टर्ड गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन, इसका मतलब ये है कि आपके जो गोनेडोट्रोपिन है जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल एलएच एंड एफएसएच रिलीज होता है, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम आई तो भी ये हो सकता है, ठीक है। ये इटियोलॉजी है। इसके अलावा हम रिस्क फैक्टर देखेंगे तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीसीओएस, फैमिली की हिस्ट्री है, पीसीओएस सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी है, इसके बारे में हमने बात की। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जिसमें
में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अर्ली मेनार्की और सब मतलब सबसे अर्ली में पीरियड शुरू हो गए, मतलब छोटी उम्र में पीरियड शुरू हो गए तो उससे भी होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, अगर आप बैठे रहते हैं एक जगह पे, ज़्यादा वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो भी देखने को मिलता है। और पुअर डाइटरी हैबिट्स, मतलब अगर आपकी खाने की हैबिट्स बहुत ख़राब है, मतलब बहुत बाहर का फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो भी ये देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है पीसीओएस होने के, ठीक है। और काफ़ी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स देखी गई है कि पीसीओएस देखने को मिलता है, तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये पीसीओएस हो रहा है तो उसको आप अवॉइड करेंगे कि बाहर का नहीं खाएंगे, एक जगह पे बैठे रहते हैं तो एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा खुद की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो इसके रिस्क फैक्टर कम होने की वजह से आपको थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब हम इसको पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये बहुत ही कोर स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने लिखा भी है कि कोर स्लाइड है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहला है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन। इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम होगा आपकी ओवरी में। मैं समझाता हूँ पूरा पूरा कि कैसा होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस में से पिट्यूटरी को एक ऑर्डर जाता है, जस्ट लाइक आपकी ऑफिस में कोई बॉस है, ठीक है, वो बॉस ऑर्डर करता है उसके मैनेजर को, वो मैनेजर यानी कि एचआर मैनेजर जो भी होता है, हायरिंग मैनेजर, वो मैनेजर अपने नेक्स्ट वाले जो अपने से कम नीचे वाले स्टाफ है, जूनियर स्टाफ है, उनको ऑर्डर करता है। जस्ट लाइक दैट हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है कि तुम ना पल्स फ्रीक्वेंसी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है तो आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीज करना है। वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करना है, पिट्यूटरी क्या करता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है एलएच एंड एफएसएच के फॉर्म में, ठीक है। तो पीसीओएस में क्या देखने को मिलता है कि एलएच सिक्रीशन बढ़ जाता है और एफएसएच सिक्रीशन या तो नॉर्मल होता है या कम हो जाता है। अब इसमें दूसरा फंक्शन क्या है कि ओवरी का डिसफंक्शन है। पहला था हमने देखा कि हाइपोपिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का डिसफंक्शन है कि हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं कर रहा, पिट्यूटरी को ऑर्डर नहीं देगा, तो एलएच सिक्रीशन या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है, मोस्टली बढ़ जाने की वजह से ही होता है, तो बढ़ जाएगा एलएच सिक्रीशन, तो इस वजह से एनोव्यूलेशन हो जाएगा। जब एलएच सिक्रीशन होता है तभी ओव्यूलेशन होता है, ये बात आपको पता है फ्रॉम बेसिक्स। तो ये वाली बात है कि एलएच सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो नहीं होगा। इसके बाद आता है ओवेरियन डिसफंक्शन कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तो अपना काम कर रही है, पर नॉर्मली क्या होता है कि ओवेरियन का डिसफंक्शन है, मतलब एलएच भी है एफएसएच भी है, पर एलएच जो सीक्रेट हो रहा है उसकी वजह से ओवरी अपना काम नहीं कर रही है और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलएच एंड थीका सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलएच एंड एंड्रोजन्स जो प्रोडक्शन होता है फ्रॉम थीका सेल्स वो नहीं हो रहा है। जैसे कि एलएच एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम द थीका सेल्स नहीं हो रहा है, इसलिए एलएच आ रहा है पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, और एफएसएच कम आ रहा है, इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा है, ठीक है। ये वाली रीज़न है कि एंड्रोजन ईस्ट्रोजन जो बढ़ रहा है वो एंड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। हमने आगे भी देखा था कि हाइपर एंड्रोजिनेमिया होता है, तो एंड्रोजन है ईस्ट्रोजन है वो एंड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें मेल लाइक फीचर यानी कि बियर्ड्स या ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्ने देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है। इंसुलिन पैथोफिजियोलॉजी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इंसुलिन बढ़ जाता है। अब इंसुलिन बढ़ जाता है तो ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाता है। आप समझो एक चीज़ कि अगर इंसुलिन बढ़ जाएगा तो एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है कि इस्ट्रोजन के साथ या जो टेस्टोस्टेरोन का है वो उसके साथ बाइंड करता है और उसकी इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। एंड्रोजन के साथ बाइंड करता है और उसकी इफेक्ट को कम कर देता है, पर ये जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है वो बनना कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन बढ़ा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो गया, तो इसकी वजह से फ्री टेस्टोस्टेरोन है जो वो बढ़ जाएगा, और फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो आपकी जो ओव्यूलेशन साइकिल है या फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इफेक्ट आ सकता है, और इसी वजह से आपको ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका प्राइमरी रिजल्ट ये है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि एलएच सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। उसके अलावा क्या होता है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म में क्या है कि आपका एंड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हमें इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा एनोव्यूलेशन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज।
ये 3 मेन चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। अब आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो पहले आप डायग्नोसिस पे मत पहुंचिए सीधा, पर आपको जस्ट जानना चाहिए कि ये वाले सिम्टम्स है तो आपको ये हो सकता है, पर इसके बाद आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ यानी कि पीरियड सही से नहीं आते, इरेगुलर साइकिल होती है, हर महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। फिर ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया यानी कम पीरियड्स आते हैं, मतलब ब्लीडिंग कम होती है। एमेनोरिया कभी कभी ब्लीडिंग ही नहीं होती, पीरियड्स भी नहीं आते, इरेगुलर साइकिल देखने को मिलती है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म देखने को मिलता है। हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। एक्ने देखने को मिल सकता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। खास करके हेयर लॉस होता है वो भी इसी वजह से होता है, इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स कौन से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है इनफर्टिलिटी, एनोवुलेटरी, कि आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, सिंपल लॉजिक है। फिर इसके अलावा मेटाबॉलिक डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स। एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स क्या है, आपकी गले के जो फोल्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर के पिगमेंटेशन जैसा हो दिखने को मिलेगा, उसे एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, ये आपका है कि आपको डायग्नोसिस कैसे करना है। अगर आपको यूएसजी करवाएंगे तो मोर देन 12 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी, जिसकी साइज 2 to 9 मिलीमीटर डायमीटर होगी। नॉर्मली 6 to 7 फॉलिकल्स होती है, जिसमें से 6 फॉलिकल्स है वो रूडिमेंट्री होती है, वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। एक ही फॉलिकल होती है, वो मेजर फॉलिकल होती है जो सबसे बड़ी वाली होती है, जो ओवम रिलीज करती है। पर जो बाकी के 12 फॉलिकल्स है जो एवरी ओवरी में होती है 2 to 9 मिलीमीटर डायमीटर, वो डीजनरेट हो जाती है। इससे क्या होता है, इंक्रीज्ड ओवेरियन वॉल्यूम, ओवेरियन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपीयरेंस देखने को मिलता है, मतलब एक मनके की माला जैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वाले सारे जो भी है इसके अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स है जो देखने हैं आपको, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये फाइंडिंग्स देखने हैं। मैं इसके रिलेटेड एक शॉर्ट या छोटा वीडियो बनाऊंगा या फिर एक शॉर्ट आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इंक्रीज्ड ओवेरियन वॉल्यूम देखने को मिलता है, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बोलते हैं, उसको रोटरडम क्राइटेरिया बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एमबीबीएस या नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से एमसीक्यू भी आया हुआ है, इसको बोलते हैं रोटरडम क्राइटेरिया। रोटरडम क्राइटेरिया में डायग्नोसिस क्या है, रिक्वायर्स 2 out of 3, इसमें 3 क्राइटेरिया है, उसमें से 2 अगर देखने को मिल जाए तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। पर डायग्नोसिस करने से पहले अगर आप पीसीओएस डायग्नोस कर रहे हैं तो काफ़ी ऐसे सिम्टम्स हैं जो पीसीओएस के सिमिलर है, तो आपको ये सारे सिंड्रोम्स है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि ये वाले सिम्टम्स है नहीं, तभी आप डायग्नोस करेंगे कि ये पीसीओएस है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस क्राइटेरिया ओलिगो और एन ओव्यूलेशन। उसका मतलब है कि अगर आपका मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म देखने को मिल रहा है, मतलब आपके एंड्रोजन्स का लेवल है वो बढ़ा हुआ लग रहा है। फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड, अगर आप यूएसजी करेंगे तो आपको कंफर्म पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने को मिलेंगे। आपको यूएसजी का फोटोज चाहिए तो इसका मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में बता देना। इसके अलावा है एक्सक्लूड अदर कॉजेज लाइक सीएच, कुशिंग्स, एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, यानी कि कंजेनेटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, कुशिंग सिंड्रोम और एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स में भी ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें पहले अवॉइड करने हैं और उसके बाद हमें डायग्नोस करना है कि ये पीसीओएस है। मतलब अवॉइड करने मतलब आपके पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अब आपको इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन से आप क्या करेंगे, सबसे पहले हार्मोनल लेवल चेक करेंगे कि कौन से हार्मोनल का कितना है। अब देखो हार्मोनल रेशियो ऐसा है कि एलएच और एफएसएच का रेशियो मोर देन 2:1, नॉर्मली लेस देन 2:1 होता है, मतलब एलएच और एफएसएच का रेशियो। पर अगर मोर देन 2:1 है तो इसका मतलब पीसीओएस का डायग्नोसिस है। इंक्रीज टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन, मतलब डिक्रीज स्टीरॉयड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर स्टीरॉयड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाएगा तो टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, इस वजह से देखने को मिलेगा। अब है मेटाबॉलिक फास्टिंग ग्लूकोज। मेटाबॉलिक का इन्वेस्टिगेशंस कौन सी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरबीएस करेंगे, ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज करेंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, लिपिड प्रोफाइल करेंगे और अदर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप अगर आपको कोई लग रहा है कि ये वाला डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो उसके लिए हम अदर टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। फिर टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन,
ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ये क्यों करते हैं? क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसमें T3 एंड T4 रिलीज होते हैं और वो बढ़ जाते हैं, तो ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रोलैक्टिन भी है जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन भी देखने को मिलता है। तो ये वाले हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि जनरल प्रिंसिपल्स, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंप्लेंट, कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, हिर्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी एंड मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन। तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है और पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंज करनी है। मैंने सबसे पहले बोला कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, इसके बाद ही दवाई की इफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपको हिर्सुटिज्म है तो आप उसके लिए दवाई मिल जाएगी, पर जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, तब जब तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं होगी, तब तक दवाई का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये वाली सिम्टम्स चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फर्स्ट लाइन फॉर ऑल पेशेंट्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट लाइन फॉर ऑल पेशेंट्स। सारे पेशेंट्स को देनी है। सबसे पहले अगर ओबेस पेशेंट है तो उसका वेट रिडक्शन करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज बोलनी है, हेल्दी डाइट बोलना है। इसकी वजह से क्या होता है कि बेनिफिट्स क्या होता है कि उसका इंप्रूव ओव्यूलेशन होगा, रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, ओव्यूलेशन इंप्रूव होगा और फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। ये वाली ट्रीटमेंट है। अब मेडिकल मैनेजमेंट के आते हैं, तो आपको दवाई या कौन सी ऐसी देखनी है जिसकी वजह से आपको इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, ठीक है, ओसी पिल्स देंगे। फॉर हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं कि कंबाइन ओसीपीज देते हैं, एंटी एंड्रोजेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोनोलेक्टोन देंगे, सिप्रोटेरोन एसीटेट देंगे, और ये दोनों दवाई है, ठीक है। फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस हम मेटफॉर्मिन देंगे। मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ में यूज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो हम मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आरबीएस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो। पर जैसे ही पेशेंट मॉडिफाई करेगा अपनी लाइफस्टाइल को और उसकी रेगुलेटरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो वैसे ही हमें इस दवाई को टेपरेट करना पड़ेगा और उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली सिम्टम्स है। अब ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट क्या है, लेट्रोजोल देते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और क्लोमिफेन साइट्रेट, ये क्या करता है कि आपके जो ओवरी है उस पर इफेक्ट करता है और उससे क्या करता है कि एक से ज़्यादा ओव्यूलेशन करवाता है। मतलब जैसे कि हम आपने आईवीएफ में पता हो तो आईवीएफ में भी हम ये देते हैं। लेट्रोजोल इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एंटागोनिस्ट फॉर गोनाडोट्रोपिन। तो लेट्रोजोल और क्लोमिफेन साइट्रेट क्या करता है कि ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट लाइन ड्रग ये देनी है। सेकंड लाइन है गोनाडोट्रोपिन्स, हमने अभी देखा गोनाडोट्रोपिन्स। और सर्जिकल ट्रीटमेंट है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये वाली आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी ट्रीटमेंट क्यों करवानी है। तो सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले आप देखें कि क्या देखने को मिलता है, तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, और देखने को मिलता है, देखिए इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़, डिसलिपिडेमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब अगर आप ये वाले सिम्टम्स में जा रहे हैं तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिसलिपिडेमिया, डायबिटीज़। अब डिसलिपिडेमिया है, आपके शरीर में लिपिड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। हाइपरटेंशन, बीपी देखने को मिलेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस है। अब समझो एक चीज़ कि अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा चांस किसके करेगा, तो कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस वो सबसे ज़्यादा करेगा। अगर आप इस ईस्ट्रोजन को कम करते हैं और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाते हैं तो दूसरी जगह यानी कि ब्रेस्ट और जो ओवरी है उसके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और सर्विक्स के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ईस्ट्रोजन के हाई लेवल की वजह से आपको यूट्रस और सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। ईस्ट्रोजन के कम लेवल, एंड्रोजन के कम लेवल की वजह से आपको ब्रेस्ट या फिर ओवरी का कैंसर हो सकता है। तो ये वाली चीज़ साइमल्टेनियसली चलेगी। अगर आप एक चीज़ को सप्रेस करोगे तो उसकी दवाई की साइड इफेक्ट की वजह से दूसरी चीज़ का कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। और ठीक है, ये वाला हमारा आज का लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो था पूरा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और डिटेल में मतलब इमेजिनरी जानना है तो मैं शॉर्ट के फॉर्म में या फिर कैसे भी एक वीडियो शॉर्ट डाल दूंगा जिसके आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल अच्छा लगे, अगर आपको ये वाला सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल
एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पोएट डॉक्टर। और गुड नाइट एंड